भारत में आप 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात देखते हैं। यहाँ लोगों के लिए 12 घंटे की रात भी कम पड़ जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि धरती पर एक जगह ऐसी भी है जहाँ पर 12 घंटे की नहीं बल्कि 6 महीने की रात होती है। जी हाँ, इस जगह पर 6 महीने रात और 6 महीने दिन होता है। यह बिल्कुल सच है। यह बेहद जगह खूबसूरत है, लेकिन यहाँ रात 6 महीने तक रहती है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ के लोग कैसे रहते हैं और कब सोते हैं। ऐसे कई सवाल आपके मन में आते होंगे। अंटार्कटिका एक ऐसी जगह है जहाँ केवल 2 मौसम होते हैं, सर्दी और गर्मी। इसके साथ ही यहाँ 24 घंटों में दिन और रात में कोई बदलाव नहीं होता है, बल्कि यहाँ साल के 6 महीने अंधेरे में डूबे रहते हैं और बाकी 6 महीने रोशनी यानी कि दिन में रहते हैं। अंटार्कटिका में सर्दी के मौसम में अंधेरा और गर्मियों के मौसम में रोशनी रहती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी अपनी दूरी पर टेढ़ी मेढ़ी घूमती है। यही कारण है कि अंटार्कटिका में आधे साल अंधेरा और आधे साल रोशनी रहती है, जबकि पृथ्वी के बाकी हिस्सों में ऐसा नहीं होता है। अंटार्कटिका में जब सूरज डूबता है तो कोई भी वहां नहीं जा सकता है और न ही कोई वहां से बाहर आ सकता है। इस पूरे समय के दौरान वहां रहने वाले लोगों और कॉनकॉर्डिया रिसर्च स्टेशन के वैज्ञानिकों को अपने पास मौजूद खाद्य पदार्थों से ही गुजारा करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ बहुत कठिन हालात होते हैं। सर्दी बढ़ने के कारण वहाँ का तापमान -80 डिग्री तक चला जाता है। इतनी अधिक ठंड के कारण वहाँ के लोगों के दिमाग में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसे क्रोनिक हाइपोक्सिया कहा जाता है। लेकिन वहाँ रहने वाले वैज्ञानिकों के लिए यह समय बेहद अहम है, क्योंकि सबसे ज़्यादा रिसर्च इसी दौरान होती है। इन 6 महीनों के दौरान वैज्ञानिक वहाँ अलग अलग शोध करते हैं। अंटार्कटिका पृथ्वी पर अंतिम महान जंगल है, जो आधुनिक सभ्यता की परेशानियों से हजारों मील दूर है। हालांकि ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव से उस खूबसूरत परिदृश्य को बदलना शुरू कर रहे हैं, जो हजारों वर्षों से मानव हस्तक्षेप से अलग रहा है। अंटार्कटिका में किसी स्वदेशी प्रजाति का कोई सबूत कभी सामने नहीं आया है। अंटार्कटिका के मानव इतिहास को कालानुक्रमिक अवधियों की श्रृंखला में संक्षेपित किया जा सकता है, जिसकी शुरुआत 1700 के दशक के उत्तरार्ध से होती है, जब कैप्टन कुक ने पहली बार अंटार्कटिका की परिक्रमा की थी, लेकिन वास्तव में कभी जमीन नहीं देखी। उन्होंने काफी जोरदार ढंग से कहा कि कोई भी इंसान कभी भी दक्षिण से आगे नहीं जाएगा। मैंने कर लिया है। 1800 के मध्य में दक्षिणी अक्षांशों में नए चार्ट और जानवरों के देखे जाने के परिणाम स्वरूप अंटार्कटिका को सीलिंग उद्योग द्वारा तबाह कर दिया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप अंटार्कटिका फॉसिल का लगभग विस्तार हुआ। 1900 के आरंभ में ध्रुवीय अन्वेषण के वीर युग का आगमन हुआ, जब अमुंडसेन, स्कॉट, डी गेरलाचे, चारकोट, शेकल्टन और कई अन्य लोगों ने महाद्वीप के आंतरिक भाग का पता लगाने के लिए राष्ट्रीय अभियानों का नेतृत्व किया। 40 और 50 के दशक के अंत में हमने महाद्वीप के चारों ओर स्थानीय अंटार्कटिक अनुसंधान अड्डों की स्थापना देखी और 1964 में औद्योगिक पैमाने पर व्हीलिंग समाप्त हो गई, जिसके नए युग की शुरुआत हुई। ध्रुवीय अन्वेषण का स्वर्ण युग, कुछ लोग इसे अंटार्कटिक कहते हैं। पर्यटन इसलिए पर्यावरणीय प्रभाव के संदर्भ में अंटार्कटिक पर्यटन पलक झपकते ही अस्तित्व में आ गया है। अंटार्कटिक की यात्रा करने वाले पर्यटन जहाज अपने अंतिम बंदरगाह से पर्यटकों के साथ रवाना होते हैं, जिन्हें फिर सावधानी पूर्वक प्रबंधित भ्रमण के माध्यम से महान सफेद जंगल की सुंदरता से अवगत कराया जाता है। इस विशेष चेतावनी के साथ कि ऐसा पर्यावरण पर न्यूनतम प्रभाव के साथ किया जाना चाहिए। अंटार्कटिका की यात्रा करने वाले पर्यटक बहुत समझदार लोग होते हैं। वे जानना चाहते हैं कि उनका चुना हुआ जहाज कितना ईंधन जलाता है। वे जानना चाहते हैं कि क्या उनका मेनू नैतिक रूप से तैयार किया गया है। वे जानना चाहते हैं कि जहाज से उत्पन्न कचरे का क्या होता है। सबसे बड़ी मौसम फैक्ट्री और पृथ्वी पर समुद्री स्तनधारियों की सबसे बड़ी सघनता का आंखें खोल देने वाला अनुभव लेने के बाद वह पर्यटक के रूप में नहीं बल्कि अंटार्कटिक राजदूत के रूप में घर लौटते हैं। एक अभियान क्षेत्र मार्गदर्शक के रूप में मुझे लगता है कि यह सुनिश्चित करना मेरा कर्तव्य है कि वे ऐसा करें। उन्हें घर लौटकर खुद से पूछना चाहिए कि पर्यावरण पर अपना प्रभाव कम करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। यदि हम सभी यह प्रश्न पूछे और कार्रवाई करें तो छोटे छोटे सीमांत लाभ पर्यावरण के लिए सकारात्मक बदलाव लाते हैं। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ अंटार्कटिक टूर ऑपरेशन मुख्य संगठन है जो अंटार्कटिक क्षेत्र में ट्रैवल एजेंसियों, अभियान जहाजों
उनके कर्मचारियों और उनके ग्राहकों को कैसे आचरण करना चाहिए, इसके बारे में दिशा निर्देश प्रदान करता है और विनियमित करता है। अंटार्कटिक और इसके आसपास के द्वीप एक जैव संवेदनशील क्षेत्र है जिन्हें आक्रामक प्रजातियों और आगंतुकों की अत्यधिक भीड़ से बचाया जाना चाहिए। पिछले कुछ वर्षों में महाद्वीप में 43,000 से अधिक पर्यटक आए हैं। आगंतुक शब्द पर ध्यान दें। महाद्वीप वन्य जीवों का घर है। हम उनके घर में केवल मेहमान हैं। यदि जानवर हमारे साथ बातचीत करने का निर्णय लेते हैं तो हम यह नियंत्रित करने के लिए विशेष दिशा निर्देश लागू करते हैं कि यह बातचीत कैसे होती है। पर्यटक हमेशा स्पर्श न करने के नियम और मनुष्यों और वन्य जीवों के बीच लगाई गई न्यूनतम दूरी से थोड़ा भ्रमित रहते हैं। नियम न केवल आगंतुकों बल्कि वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए भी लागू है। पेंगुइन और हाथी सील पिल्ले नियमों का पालन नहीं करते हैं, इसलिए जब वे आपके पैर पर चोंच मारते हैं या आपसे लिपटने का फैसला करते हैं तभी जादू होता है। उस पल में मेहमान तुरंत समझ जाते हैं कि इस नाजुक परिस्थिति की तंत्र की रक्षा करना इतना महत्वपूर्ण क्यों है। अंटार्कटिका की यात्रा सचमुच आपको सोचने पर मजबूर कर देती है। यह आपको मानव पर्यावरणीय प्रभाव के बारे में आपके द्वारा ज्ञात हर चीज पर सवाल उठाने पर मजबूर कर देता है। यदि आपको लगता है कि एक अभियान मार्गदर्शक के रूप में मैं पक्षपाती हूँ, तो आप इससे अधिक गलत नहीं हो सकते हैं।